हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का फिर से नर्सिंग V4U के यूट्यूब चैनल पे। और जो हमारा टॉपिक चल रहा था साइकेट्रिक नर्सिंग में ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर या फिर ऑर्गेनिक साइकोसिस, और उसमें हम अभी तक पढ़ चुके हैं डिलीरियम के बारे में। डिलीरियम के बारे में पूरी वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। आज हमारा ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर में दूसरा टॉपिक है। पहला था डिलीरियम, दूसरा है डिमेंशिया। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डिमेंशिया। डिमेंशिया, ठीक है। तो अब हम डिमेंशिया के बारे में देखेंगे, डिमेंशिया को क्या कहते हैं। तो पहले डिमेंशिया के बारे में, इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन क्या कहते हैं डिमेंशिया को? तो डिमेंशिया के बारे में है, डिमेंशिया इज ऑल्सो नोन एज डिमेंशिया को ऑल्सो एक और नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है क्रॉनिक ब्रेन सिंड्रोम। क्रॉनिक ब्रेन सिंड्रोम। तो डिलीरियम को हम क्या कह रहे थे? एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम। और डिमेंशिया को हम क्या कह रहे हैं? क्रॉनिक ब्रेन सिंड्रोम। क्रॉनिक ब्रेन सिंड्रोम का मतलब है जिसको डेवलप होने में 6 मंथ या उससे ज्यादा समय लगे, उससे अधिक अगर उसको ड्यूरेशन लगती है डेवलप होने में डिमेंशिया को, तो हम उसको क्या कह रहे हैं? क्रॉनिक ब्रेन सिंड्रोम कह रहे हैं, ठीक है। ब्रेन सिंड्रोम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये डिसऑर्डर हम बात कर चुके हैं, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, वो किससे रिलेटेड है? वो पैथोलॉजी है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। तो इसीलिए हम उसको डिलीरियम को कह रहे थे एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम, क्योंकि उसके क्लिनिकल फीचर कॉज से एक्सपोजर के कुछ समय में आ जा रहे थे, लेकिन कॉज के एक्सपोजर के 6 मंथ या उससे बाद में क्लिनिकल फीचर आएंगे किसके? डिमेंशिया के। इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? क्रॉनिक ब्रेन सिंड्रोम के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रॉनिक ब्रेन सिंड्रोम। उसके बाद नेक्स्ट है इसके बारे में डिमेंशिया commonly occurs after 60 years of age। आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज, या फिर कॉमनली अकर्स, या फिर ये भी कह सकते हैं आप कॉमनली अकर्स इन ओल्ड एज। सो also called senile dementia, ठीक है। डिमेंशिया कॉमनली ज्यादातर कब देखने को मिलता है? ओल्ड एज में, या फिर 60 ईयर के बाद में देखने को मिलता है। तो कॉमनली ओल्ड एज में डिमेंशिया देखने के लिए मिलता है, इसलिए हम इसको किस नाम से भी जानते हैं? सेनाइल डिमेंशिया। सेनाइल मतलब रिलेटेड टू ओल्ड एज, तो सेनाइल डिमेंशिया के नाम से भी जानते हैं। एक तो क्या कहते हैं इसको? क्रॉनिक ब्रेन सिंड्रोम, और दूसरा नाम क्या चला इसका पता? सेनाइल डिमेंशिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिमेंशिया is an irreversible, ठीक है। तो हमने देखा था इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब देखा था हमने डिलीरियम में, तो ये क्या है? इरिवर्सिबल कॉग्निटिव इंपेयरमेंट डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये कैसा है? ये इरिवर्सिबल है ना। डिलीरियम क्या था? रिवर्सिबल था। ये क्या है? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का क्या मतलब हुआ? मान लो कि पेशेंट क्या था? नॉर्मल था, लेकिन कुछ समय के बाद उसको क्या हो गया है? डिमेंशिया हो गया है, ठीक है। डिमेंशिया हो गया, और डिमेंशिया में क्या हो रहा है? कॉग्निटिव इंपेयरमेंट। डिलीरियम में भी क्या हो रहा था? कॉग्निटिव इंपेयरमेंट। तो कॉग्निटिव इंपेयरमेंट हो रहा है, और इसमें क्या हो गया? नॉर्मल से क्या हो गया? इसको डिमेंशिया हो गया। लेकिन ये क्या होगा? ये फिर से नॉर्मल नहीं हो पाएगा, ये इरिवर्सिबल है। एक बार जो हो गया, ठीक है। तो अगर एक बार उसमें जो इंपेयरमेंट हो गया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, वो वापस ठीक नहीं होगा।
तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, इस टर्म को कहते हैं इरिवर्सिबल, जो ठीक ना हो। रिवर्सिबल का क्या मतलब है, एक बार इंपेयरमेंट हो गया वापिस बंदा नॉर्मल स्टेज की तरफ अगर आ सकता है तो उसको क्या कहा जाता है, रिवर्सिबल कहा जाता है। लेकिन अगर वापिस उसी स्टेज में आने में बंदा असमर्थ है, वो नहीं आ पा रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है, इरिवर्सिबल डिसऑर्डर कहा जाता है। और कैसा है, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट डिसऑर्डर है। कॉग्निटिव इंपेयरमेंट मतलब हमारे ब्रेन की एबिलिटी अंडरस्टैंडिंग की, जिसमें क्या आता है कॉग्निटिव इंपेयरमेंट में, हमारी लैंग्वेज, हमारी रीजनिंग, हमारा परसेप्शन, हमारा अटेंशन, हमारी थिंकिंग एसेट्रा, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, ये सब किस में आते हैं, ये आते हैं कॉग्निशन में, है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, कॉग्निटिव प्रोसेस या कॉग्निशन कहा जाता है। तो इस सब चीजों में इंपेयरमेंट होगा, है ना, इन सब चीजों में इंपेयरमेंट होगा। और इन सब चीजों में जो इंपेयरमेंट होके जो क्लिनिकल फीचर आएंगे उसको अपने क्या कहेंगे, उसको डिमेंशिया कहेंगे। और ये कैसा होगा, इरिवर्सिबल होगा, यानी कि पिछली स्टेज में, नॉर्मल स्टेज में बंदा नहीं जा पाएगा। एक बार जो इंपेयरमेंट हो गया वो इंपेयरमेंट हो गया, ठीक है। तो ये किसके बारे में था, ये डिमेंशिया के बारे में था ना। तो डिमेंशिया के बारे में हमने देखा, अब हम डिमेंशिया के बारे में आगे देखेंगे इसकी डेफिनेशन। अब नेक्स्ट क्या है, डिमेंशिया की है नेक्स्ट डेफिनेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन में क्या है, डेफिनेशन में वही है कि डिमेंशिया इज अ परमानेंट कॉग्निटिव इंपेयरमेंट डिसऑर्डर दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, परमानेंट है यानी कि इरिवर्सिबल मतलब परमानेंट, एक बार जो हो चुका है वो हो चुका है। तो ये कैसा है, परमानेंट है, यानी कि अब वो ठीक नहीं होगा। टेम्पररी होता तो ठीक हो जाता, परमानेंट है तो ये अब इंपेयरमेंट ठीक नहीं होगा। तो क्या है, डिमेंशिया इज एन permanent cognitive impairment disorder that is characterized by progressive impairment in memory, प्रोग्रेसिव इंपेयरमेंट इन मेमोरी। दूसरा है डिक्रीज आईक्यू लेवल, और नेक्स्ट है लैक ऑफ हाइजीन, ठीक है। तो क्या है, डिमेंशिया क्या है, परमानेंट कॉग्निटिव इंपेयरमेंट डिसऑर्डर है। जो कॉग्निशन है, जो कॉग्निटिव प्रोसेस है, उसमें क्या आ रहा है, इंपेयरमेंट। कॉग्निटिव प्रोसेस हम देख चुके हैं, जिसमें परसेप्शन है, हमारी थिंकिंग है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, हमारी अटेंशन है, हमारी लैंग्वेज है, ये सब चीजें किसमें आती है, कॉग्निटिव प्रोसेस में। तो ये सब क्या हो रहे हैं, इसमें इंपेयर हो रहे हैं। और जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी डिमेंशिया में क्या देखने को मिलता है, कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव इंपेयरमेंट इन मेमोरी। मेमोरी में क्या होता रहेगा, इंपेयरमेंट होता रहेगा, यानी कि मेमोरी अफेक्ट हो रही है उसकी, और वो कैसी है, प्रोग्रेसिव, यानी कि वो बढ़ती जा रही है, स्लोली क्या कर रही है, वो प्रोग्रेस कर रही है, एक जगह पे रुक नहीं रही है, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव मेमोरी इंपेयरमेंट होता है, यानी कि मेमोरी इंपेयर इसमें होती रहती है लगातार, जितनी ड्यूरेशन बढ़ती रहती है मेमोरी इंपेयरमेंट उतना ज्यादा होता रहता है। दूसरा क्या है, डिक्रीज आईक्यू लेवल। जो आईक्यू है, इंटेलिजेंस क्वेटिएंट है, उसका लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। और तीसरा क्या है, लैक ऑफ हाइजीन। तो आईक्यू कम है, मेमोरी इंपेयर हो रही है, ठीक है, याद भी उसको नहीं आ रहा है, आईक्यू भी कम हो गया, तो उसकी जो हाइजीन होगी वो कैसे हो जाएगी, लैक ऑफ हाइजीन हो जाएगी, यानी कि जो पेशेंट है वो हाइजेनिक नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं, इस डिजीज को कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, डिमेंशिया। तो हमने देखा डिमेंशिया का इंट्रोडक्शन और उसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे अब इसके कॉजेज, कि कॉजेज क्या क्या है किसके, डिमेंशिया के। तो नेक्स्ट क्या है, कॉजेज। तो जो डिमेंशिया है उसके जो कॉजेज की अगर हम बात करें, तो उसमें पहले तो हम बात करेंगे वही, ऑल कॉजेज ऑफ डिलीरियम, ऑल कॉजेज ऑफ delirium but duration is equal or more than 6 months, ठीक है।
क्या होगा, सारे वही है। कॉजेज की बात करें तो क्या है, सारे पहले तो वही कॉजेज हैं जो क्या कॉज कर रहे थे, डिलीरियम। लेकिन डिलीरियम क्या हो रहा था, एक्यूट हो रहा था, वो कॉज से एक्सपोजर हो रहा था और तुरंत क्लिनिकल फीचर आ रहा था डिलीरियम, और उसके बाद क्लिनिकल फीचर क्या हो जा रहे थे, डिसअपियर भी हो जा रहे थे, रिवर्सिबल था। लेकिन अगर क्या हो, वही कॉजेज, उन कॉजेज का एक्सपोजर अगर 6 महीने या उससे ज्यादा रहा तो वो क्या कर सकते हैं, परमानेंट इंपेयरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, परमानेंट इंपेयरमेंट कर सकते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस में। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, इसके ड्यूरेशन 6 मंथ या उससे ज्यादा होगा उन्हीं कॉजेज का। तो क्या कॉज कर सकता है, वो कॉज कर सकता है डिमेंशिया। ठीक है, उसके अलावा अगर कॉजेज की बात करें तो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस, कई न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस जो कॉज करती हैं डिमेंशिया। न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस मतलब जिसमें जो न्यूरॉन होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्ट्रक्शन उनका हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो कंडक्शन सही से नहीं कर पाते, है ना। तो उनमें जो नर्व इंपल्स है वो सही से नहीं चल पाती। क्यों नहीं चल पाती, क्योंकि उनका क्या हो गया, वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, उनका डिस्ट्रक्शन हो चुका है। ठीक है, तो अगर उनमें नर्व इंपल्स सही से नहीं चल रही है तो वो सही से काम अपने फिर नहीं कर पाते, है ना। तो क्या हो जाता है, अगर न्यूरो डिजेनरेटिव में जिसमें न्यूरॉन्स क्या हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं, ऐसे डिजीज जिनमें न्यूरॉन्स डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं, उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वो अपना काम सही से नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिमेंशिया हो रहा है। तो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेज में जैसे क्या आ गई, जैसे अल्जाइमर डिजीज हो गई और पार्किंसन डिजीज हो गई, पिक्स डिजीज हो गई, कई इस प्रकार की डिजीजेज हैं जो कॉज कर सकती हैं किसको, डिमेंशिया को। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉज की। तो उसमें क्या है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज ही है, नाम है डिजीज का एल्जाइमर्स डिजीज। ठीक है, एल्जाइमर्स डिजीज। तो एल्जाइमर डिजीज भी एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है। ठीक है, तो एल्जाइमर डिजीज भी क्या कॉज कर सकता है, डिमेंशिया। और एल्जाइमर डिजीज क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज है डिमेंशिया का, मोस्ट कॉमन कॉज। ठीक है, तो सबसे कॉमन कॉज अगर आपसे पूछा जाए कि जो क्या करता हो, डिमेंशिया कॉज करता हो, वो क्या है, तो वो एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है जिसका नाम है एल्जाइमर्स डिजीज। तो एल्जाइमर्स डिजीज क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज है किसका, डिमेंशिया का। ठीक है, उसके बाद अगर एक कभी एक क्वेश्चन पूछ देता है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एल्जाइमर डिजीज, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एल्जाइमर्स डिजीज। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे थे कि एल्जाइमर डिजीज किसका सबसे कॉमन कॉज है, डिमेंशिया का। लेकिन एल्जाइमर डिजीज का सबसे कॉमन कॉज क्या है, तो अगर आपसे पूछे कि एल्जाइमर डिजीज का सबसे कॉमन कॉज क्या है, तो इसका आंसर होता है क्या होना, डिक्रीज होना किसका, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन का। ठीक है, एसिटाइल कोलिन। तो जो एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है, ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। तो डिक्रीज होना लेवल किसका, एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर का। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन है उसका लेवल अगर कम हो जाता है तो वो सबसे कॉमन कॉज है किसका, एल्जाइमर्स डिजीज का। ठीक है, तो हमने ये दो कॉज देखे अभी तक। एक तो क्या आ गया, सारे कॉज जो डिलीरियम के थे वो अगर 6 मंथ या उससे ज्यादा हो ड्यूरेशन उनकी, तो डिमेंशिया कॉज कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं एल्जाइमर डिजीज जो सबसे कॉमन कॉज है किसका, डिमेंशिया का। उसके बाद अगर अपने बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट है मल्टी इन्फ्रक्शन। नेक्स्ट कॉज क्या है, नेक्स्ट कॉज है मल्टी इन्फ्रक्शन मतलब मल्टी इन्फ्रक्शन आप कह सकते हैं सीवीए या फिर स्ट्रोक, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट या फिर स्ट्रोक। मल्टी इन्फ्रक्शन है ना, चाहे वो क्या हो सकता है, स्ट्रोक या सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट क्या होता है, एक होता है हेमरेजिक, एक होता है इस्चेमिक। यानी कि अगर ब्रेन में किसी भी प्रकार से क्या हो, ब्रेन में अगर ब्लड की सप्लाई रुक जाए तो ब्रेन को ब्लड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, इसकी वजह से ब्रेन की सेल में क्या होने लगे, अगर डेथ होने लगे, ब्रेन सेल की अगर डेथ होने लगे तो उसको क्या कहते हैं, उस कंडीशन को कहा जाता है स्ट्रोक। उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, स्ट्रोक। चाहे उसकी वजह हेमरेज होना हो, ब्रेन हेमरेज होना हो, या फिर उसकी वजह क्या हो, इस्चीमिया हो, यानी कि कोई ब्लॉकेज आ गई हो जिससे आगे क्या नहीं जा पा रही है, ब्लड सप्लाई नहीं जा पा रही। तो जो भी कारण हो उसको कहते हैं सीवीए या फिर स्ट्रोक।
ठीक है। तो मल्टी इन्फ्रैक्शन यानी कि दो या उससे अधिक जगह पर अगर क्या हो गया, इन्फ्रैक्शन यानी कि जो सेल है उनकी डेथ हो गई, तो वो कंडीशन है मल्टी इन्फ्रैक्शन उसको कहते हैं, ठीक है। तो मल्टी इन्फ्रैक्शन क्या है, सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया, डिमेंशिया का सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज है। तो सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया, ठीक है। तो अगर क्या आता है, अगर ऑप्शन में अगर अल्जाइमर डिजीज होती है तो आंसर जाएगा अल्जाइमर डिजीज, अल्जाइमर डिजीज नहीं है तो उसके बाद आंसर क्या जाएगा, उसके बाद जाएगा मल्टी इन्फ्रैक्शन या सीवीए, क्या होगा, सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है किसका, डिमेंशिया का। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, अगर हम बात करें कि क्या होता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सा कंफर्मेटिव डायग्नोसिस है किसके लिए, मल्टी इन्फ्रैक्शन के लिए, है ना। तो क्या होगा, कंफर्मेटिव डायग्नोसिस, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कंफर्मेटिव डायग्नोसिस या डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर मल्टी इन्फ्रैक्शन यानी मल्टी इन्फ्रैक्शन का क्या कंफर्मेटिव डायग्नोसिस होगा, कैसे आप कंफर्म करोगे कि इसको मल्टी इन्फ्रैक्शन है। तो इसका आंसर है एमआरआई, एमआरआई के द्वारा, किसके द्वारा, एमआरआई से कंफर्म हो जाएगा कि इसको क्या है, मल्टी इन्फ्रैक्शन है, ठीक है। तो हमने देखा कॉज, सबसे कॉमन कॉज अल्जाइमर डिजीज, सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, मल्टी इन्फ्रैक्शन, मल्टी इन्फ्रैक्शन का कंफर्मेटिव डायग्नोसिस क्या है, एमआरआई, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया इन इंडिया, अगर आपसे क्या पूछते हैं, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया इन इंडिया, इंडिया में डिमेंशिया का सबसे कॉमन कॉज क्या है, उसने पूछा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया, आपने कहा अल्जाइमर डिजीज, अल्जाइमर ऑप्शन में नहीं थे, आपने कहा मल्टी इन्फ्रैक्शन, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया इन इंडिया, भारत में डिमेंशिया का सबसे कॉमन कॉज क्या है, ठीक है, सबसे कॉमन कारण क्या है। तो इसका आंसर है हाइपोथायरॉयडिज्म, आंसर क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म सबसे कॉमन कॉज है डिमेंशिया का, कहां पर, भारत में, ठीक है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया इन इंडिया, अगर ऐसा इंडिया पूछता है क्वेश्चन में तो तब आंसर क्या जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइपोथायरॉयडिज्म की क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म इसमें क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है किसका, थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल, थायरोक्सिन जो हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो किसके लिए जरूरी है, वो क्या करवाता है, वो ग्रोथ के लिए जरूरी है, किसके, ग्रोथ के लिए जरूरी है, ब्रेन के, बोन के और टीथ के, ब्रेन बोन्स टीथ, है ना। तो क्या करवाता है, रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ ऑफ ब्रेन बोन और टीथ, कौन, थायरोक्सिन हार्मोन। तो ब्रेन की ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी अगर उसे लंबे टाइम से हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो ब्रेन में क्या होगा, उसको ब्रेन में नहीं है थायरोक्सिन, क्या है, जरूरी है ब्रेन के लिए, ब्रेन ग्रोथ करवा रहा है। कई बार किसी बच्चों में क्रिटिनिज्म देखने को मिलता है या कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिलता है, तो उनका ब्रेन ही ग्रोथ नहीं कर पाता है, ठीक है। तो अगर जितने लंबे ड्यूरेशन तक हाइपोथायरॉयडिज्म रहता है, उतने लंबे ड्यूरेशन तक क्या होगा, ब्रेन में थायरोक्सिन नहीं है तो ब्रेन के फंक्शन क्या होंगे, अफेक्ट होंगे और क्या हो सकता है, उसको डिमेंशिया हो जाता है, ठीक है। तो थायरोक्सिन हार्मोन इंपॉर्टेंट है किसकी ग्रोथ के लिए, ब्रेन की ग्रोथ के लिए, बोन्स की ग्रोथ के लिए और टीथ की ग्रोथ के लिए, ठीक है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट कॉज की, तो नेक्स्ट कॉज की बात करते हैं। नेक्स्ट है वर्निक कॉर्सैकॉफ सिंड्रोम, ठीक है। वर्निक कॉर्सैकॉफ सिंड्रोम क्या है, ये भी कॉज कर सकता है क्या, डिमेंशिया। हम पहले भी देख चुके हैं वर्निक कॉर्सैकॉफ सिंड्रोम क्या है। वर्निक कॉर्सैकॉफ सिंड्रोम में क्या होता है,
क्रॉनिक एल्कोहलिज्म में थायमिन की डेफिशिएंसी की वजह से ये हो जाता है, ठीक है। इसको हम डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, एल्कोहलिज्म में, जिसका एक कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, डिटेल में वहां पे पढ़ेंगे। लेकिन अभी क्या है, वर्निक-कोर्सैकॉफ सिंड्रोम क्या होता है, वर्निक-कोर्सैकॉफ सिंड्रोम किस वजह से होता है, थायमिन की डेफिशिएंसी से होता है, और देखा जाता है किसमें, क्रॉनिक एल्कोहलिक पेशेंट में, ठीक है। तो ऑब्जर्व इन क्रॉनिक एल्कोहलिक patient due to deficiency of थायमिन, थायमिन की डेफिशिएंसी होने के कारण ऑब्जर्व किया जाता है क्रॉनिक एल्कोहलिक पेशेंट में, जिसको कहते हैं वर्निक-कोर्सैकॉफ सिंड्रोम। और थायमिन क्या है, विटामिन B1 को क्या कहा जाता है, थायमिन कहा जाता है। तो थायमिन जो विटामिन है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये देखा वर्निक-कोर्सैकॉफ सिंड्रोम की वजह से भी डिमेंशिया हो सकता है, क्योंकि थायमिन की डेफिशिएंसी है, और उसकी वजह से वर्निक-कोर्सैकॉफ सिंड्रोम हुआ है, और उसकी वजह से क्या हुआ है, डिमेंशिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी इसमें हो सकता है। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट कॉज की बात करें, नेक्स्ट कॉज क्या हो सकता है, पार्किंसन डिजीज। नेक्स्ट कॉज क्या हो सकता है, पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसन डिजीज भी आप जानते हो, न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज है ना। पार्किंसन डिजीज भी न्यूरॉन डिजनरेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्रेन का पर्टिकुलर पार्ट क्या हो रहा है, उससे फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब अफेक्ट हो रहे हैं, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फिर डिमेंशिया हो रहा है ना। तो पार्किंसन डिजीज भी क्या कॉज कर सकता है, डिमेंशिया। तो पार्किंसन डिजीज के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पार्किंसन डिजीज किस न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी से होती है। तो इसमें क्या देखने को मिलती है, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन। डोपामिन, तो डोपामिन की डेफिशिएंसी होती है, डोपामिन का लेवल डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, पार्किंसंस डिजीज होती है, ठीक है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट कॉज की बात करें अपने, नेक्स्ट कॉज होता है पिक्स डिजीज। नेक्स्ट कॉज है पिक्स डिजीज, पिक्स डिजीज है ना। पिक्स डिजीज, पिक्स डिजीज क्या है, पिक्स डिजीज के पहले नाम से देखते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया। फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया कहा जाता है इसको। एक और नाम क्या है इसका, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया। फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया क्या होता है, यानी कि इसमें श्रिंकेज हो जाता है फ्रंटल और टेम्पोरल लोब के ब्रेन का, है ना। ब्रेन के टेम्पोरल और फ्रंटल लोब श्रिंक हो जाता है, उनमें न्यूरो डिजनरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से डिमेंशिया होता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, पिक्स डिजीज कहते हैं। दूसरा नाम इसकी बात करें, दूसरा नाम इसको कहते हैं प्री-सेनाइल डिमेंशिया, ऑल्सो नोन एज प्री-सेनाइल डिमेंशिया, ठीक है, प्री-सेनाइल डिमेंशिया। तो प्री-सेनाइल डिमेंशिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। प्री-सेनाइल मतलब ओल्ड एज से पहले अगर डेवलप होने लगे न्यूरो डिजनरेशन की वजह से डिमेंशिया, तो उसको क्या कहा जाता है, प्री-सेनाइल डिमेंशिया, है ना। तो प्री-सेनाइल डिमेंशिया क्या है, प्री-सेनाइल डिमेंशिया यानी कि ओल्ड एज से पहले। प्री-सेनाइल का मतलब क्या है, बिफोर 60 ईयर, ठीक है, बिफोर 60 ईयर्स। अगर 60 साल से पहले अगर डिमेंशिया के क्लिनिकल फीचर देखने को मिले, डिमेंशिया हो जाए, तो उसको क्या कहा जाता है, प्री-सेनाइल डिमेंशिया। और वो क्या है, पिक्स डिजीज, उसको क्या कहा जाता है, पिक्स डिजीज, है ना। तो पिक्स डिजीज क्या है, अगर डिमेंशिया पहले ही हो जा रहा है, पहले ही अगर डिमेंशिया देखने को मिल जा रहा है, डिमेंशिया के क्लिनिकल फीचर 60 साल से पहले डेवलप हो जा रहे हैं, तो उसको कह रहे हैं प्री-सेनाइल डिमेंशिया या पिक्स डिजीज। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब अफेक्ट होते हैं इसमें, ठीक है, अफेक्ट होते हैं। मेनली कौन से अफेक्ट होते हैं, फ्रंटल और टेम्पोरल लोब इसमें अफेक्ट होते हैं, ठीक है। इनमें क्या हो जाता है, श्रिंकेज हो जाती है, क्या हो जाती है, श्रिंकेज हो जाती है, किसमें श्रिंकेज हो जाती है, किसकी, श्रिंकेज ऑफ फ्रंटल और टेम्पोरल लोब की, फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब्स आफ्टर
45 years and before 60 years of age। पिक्स डिजीज में क्या होता है, श्रिंकेज हो जाता है फ्रंटल और टेम्पोरल लोब का 45 साल के बाद और 60 साल से पहले। तो 45 से 60 साल के बीच में देखने को मिलती है पिक्स डिजीज, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, पिक्स डिजीज या प्री सेनाइल डिमेंशिया। सेनाइल मतलब ओल्ड एज का डिमेंशिया, ओल्ड एज से पहले अगर डिमेंशिया हो जा रहा है तो उसको क्या कहते हैं, अपने पिक्स डिजीज के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये क्या थे, ये तो थे कॉज किसके, डिमेंशिया के, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करना चाहें तो नेक्स्ट बात करेंगे किसके, क्लिनिकल फीचर्स की, है ना। तो नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, अपने क्लिनिकल फीचर्स की। तो नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स। जो क्लिनिकल फीचर्स है, क्लिनिकल फीचर्स इसमें 3 स्टेजेस में देखे जाते हैं, ठीक है। 3 स्टेजेस है क्लिनिकल फीचर्स की। एक स्टेज तो कौन सी है, अर्ली, एक तो होती है अर्ली स्टेज, एक होती है मिडिल स्टेज और एक होती है लेट स्टेज। तो 3 स्टेजेस में क्लिनिकल फीचर इसके डिवाइड होते हैं। अर्ली स्टेज पहली, दूसरी क्या है मिडिल स्टेज और तीसरी कौन सी होती है इसकी, लेट स्टेज, है ना। तो 3 स्टेज में जो स्टेज होती है वो ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग होती है ना, 2 ईयर, 2 साल से लेकर के 4 साल तक, 2 साल से 4 साल तक। ये तो कौन सी होती है, ये होती है अर्ली स्टेज। इसमें जो क्लिनिकल फीचर आते हैं वो अर्ली क्लिनिकल फीचर होते हैं डिमेंशिया के, यानी कि अभी इंपेयरमेंट थोड़ा कम ही हुआ है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा तो इंपेयरमेंट थोड़ा ज्यादा होता रहेगा, तो क्लिनिकल फीचर्स की सीवियरिटी क्या होगी, बढ़ती रहेगी। तो 2 से 4 साल तक ये वाली स्टेज कौन सी है, अर्ली, ठीक है। 2 साल से लेकर के और 12 साल तक, अगर स्टेज कहां तक चल रही है, 12 साल तक। तो ये जो क्लिनिकल फीचर, ये वाली जो स्टेज है वो कौन सी है, वो है मिडिल स्टेज, वो है मिडिल स्टेज, ठीक है। और 2 साल से 2 ईयर से लेकर के अगर लाइफ लॉन्ग, कब तक, जब तक है जान, लाइफ लॉन्ग अगर क्या है स्टेज है वो कौन सी है, ये है लेट स्टेज, है ना। तो जो क्लिनिकल फीचर है वो स्टेज के अकॉर्डिंग आएंगे, यानी कि डिमेंशिया हुआ है अगर 2 साल से 4 साल हुए, है ना, 2 साल से 4 साल के बीच में है, तो कैसे क्लिनिकल फीचर आएंगे, वो अर्ली स्टेज वाले आएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर यही डिमेंशिया 2 साल से 12 साल तक के बीच का ड्यूरेशन है ना, इस साल तक के बीच का ड्यूरेशन है ना, तो तब क्या आएंगे, थोड़ा और सीवियरिटी ज्यादा होगी। और अगर और ज्यादा समय हुआ, 2 साल से लेकर के, और प्रोसेस कहां तक चल रही है, लाइफ लॉन्ग चल रही है ना, तो लाइफ लॉन्ग चल रही है अगर प्रोसेस, तो इसमें जो क्लिनिकल फीचर आएंगे वो कैसे आएंगे, सीवियरिटी वाले आएंगे, है ना। तो अगर डिमेंशिया को डेवलप हुए 2 ईयर हो गए हैं और 2 ईयर से 4 ईयर तक का अगर टाइम है, तो उसमें क्लिनिकल फीचर होंगे अर्ली स्टेज के होंगे। 2 ईयर से बेस क्या होगा, 2 ईयर ही होगा, ठीक है, बेस क्या होगा, 2 ईयर ही होगा, क्योंकि इंपेयरमेंट तो यहीं से हम क्या कर रहे हैं, मान रहे, क्योंकि जो कॉज है उनको एक्सपोजर हुए 2 साल हो चुके हैं, और अब जो क्लिनिकल फीचर आ रहे हो 2 साल से लेकर के उनकी ड्यूरेशन कहां तक जा रही है, अगर 12 साल तक जा रही है, तो इस ड्यूरेशन में जो आएंगे वो क्लिनिकल फीचर होंगे मिडिल स्टेज के। और 2 साल के बाद से लेकर के लाइफ लॉन्ग जगह अगर प्रोसेस चल रही है डिमेंशिया की, तो उसमें जो क्लिनिकल फीचर होंगे वो उसको क्या कहेंगे, कंसिडर करेंगे हम लेट स्टेज के क्लिनिकल फीचर। तो क्लिनिकल फीचर हम किस में देखेंगे, स्टेज वाइज हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो पहली स्टेज अगर अपने बात करें तो पहली स्टेज कौन सी है, अर्ली स्टेज, जिसकी ड्यूरेशन है 2 to 4 ईयर। तो पहली अगर हम बात करेंगे तो पहला किसकी बात करेंगे हम, अर्ली स्टेज की। तो पहला है अर्ली स्टेज। तो क्लिनिकल फीचर हम स्टेजेस में देख रहे हो, और पहला कौन सी है, अर्ली स्टेज है, और इसकी ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन है इसकी 2 to 4 ईयर। ड्यूरेशन कितनी है इसकी, 2 से 4 साल। तो 2 to 4 ईयर्स इसकी ड्यूरेशन है अर्ली स्टेज की। तो अर्ली स्टेज में क्या क्या क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेंगे, तो अर्ली स्टेज में पहला क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेगा वो क्या होगा, फॉरगेटफुलनेस। पहला क्या देखने को मिलेगा, फॉरगेटफुलनेस। फॉरगेटफुलनेस मतलब भूल जाना, किसी भी चीज को रिकॉल नहीं कर पाना, याद नहीं रख पाना, है ना। तो फॉरगेटफुलनेस मतलब patient is unable to recall routine function
ठीक है, रोजमर्रा के कामों को रिकॉल नहीं कर पा रहा है, याद नहीं कर पा रहा है कि क्या क्या करना है ना, तो भूल जाने की बीमारी होना, किसी भी चीज को भूल जाने की बीमारी होना, उसको क्या कहते हैं, फॉरगेटफुलनेस। तो क्या नहीं कर पा रहा है, जो रूटीन एक्टिविटी है उनको याद नहीं कर पा रहा है ना, तो उसको फॉरगेटफुलनेस कह रहे हैं हम। तो ये किस में देखने को मिलता है, अर्ली स्टेज में क्या देखने को मिलता है, फॉरगेटफुलनेस। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर की बात करें, तो फॉरगेटफुलनेस के बाद नेक्स्ट जो क्लिनिकल फीचर है, लैक ऑफ इंटरेस्ट with his environment। ठीक है, जो एनवायरमेंट है, अपने जो सराउंडिंग एनवायरमेंट है उसमें कोई भी इंटरेस्ट वो नहीं लेगा ना, किसी से अच्छे से बातचीत नहीं कर पाएगा, अच्छे से घुलेगा मिलेगा नहीं, खुश नहीं रह पाएगा, तो इस तरह के एडजस्ट नहीं कर पाएगा, किससे, इंटरेस्ट नहीं होगा एडजस्ट करने का, किससे, अपने सराउंडिंग एनवायरमेंट से। ठीक है, तो लैक ऑफ इंटरेस्ट विद हिज एनवायरमेंट। उसके बाद अगर नेक्स्ट होगा, पेशेंट इज अनेबल टू टेक डिसीजन एंड जजमेंट। ठीक है, क्या होगा, अनेबल, पेशेंट अनेबल टू टेक डिसीजन एंड जजमेंट, है ना। तो क्या होगा, कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा, कोई जजमेंट नहीं कर, कोई किसी कंडीशन या किसी सिचुएशन को जज नहीं कर पाएगा, तो ना उसमें जजमेंट करने का एबिलिटी होगी और ना ही वो क्या कर पाएगा, कोई डिसीजन ले पाएगा, है ना। तो डिसीजन भी नहीं ले पा रहा है, जजमेंट भी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, उसके अलावा क्या देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट फील हेजिटेशन, patient feel hesitation while performing any task। कोई टास्क कर रहा हो, कोई काम परफॉर्म कर रहा हो, कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हो, उस टाइम वो हेजिटेशन महसूस करेगा, है ना, उसे बहुत ज्यादा हेजिटेशन होगी, है ना, घबराहट टाइप की होगी कि कैसे करूंगा, क्या करूंगा, तो ये बहुत ज्यादा हेजिटेशन उसको फील होगी जब वो कोई टास्क को परफॉर्म करेगा। ठीक है, उसके अलावा क्या देखने को मिलेगा उसमें, नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट देखने को मिलेगा उसमें कैटास्ट्रोफिक रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा, नेक्स्ट मिलेगा कैटास्ट्रोफिक रिएक्शन। कैटास्ट्रोफिक रिएक्शन, कैटास्ट्रोफिक रिएक्शन। कैटास्ट्रोफिक रिएक्शन क्या होती है, कैटास्ट्रोफिक रिएक्शन की बात करें तो ये क्या है, डिसऑर्डर ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन। जो इमोशंस है उनके एक्सप्रेशन से रिलेटेड और उनको रेगुलेट करने से रिलेटेड क्या है, ये डिसऑर्डर है। ठीक है, तो ये डिसऑर्डर कैसा है, इसमें क्या होते हैं, जो इमोशंस है उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाता अच्छे से पेशेंट, यानी कि जहां पर पता चल रहा है बहुत ज्यादा हंस रहा है या बहुत ज्यादा रोने लग गया, है ना, जहां पे हंसना है वहां पे रोने लग गया, जहां पे रोना है वहां पे हंसने लग गया, तो इस तरह से। और क्या होता है, रेगुलेट नहीं कर पाता है और उनको क्या नहीं कर पाता, अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो इससे रिलेटेड डिसऑर्डर है, उसको क्या कहते हैं, कैटास्ट्रोफिक रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या होता है, डिसऑर्डर ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, पूरे लिखेंगे इसमें, और भी क्या होते हैं इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, रेगुलेशन, इसको यहीं से कंटिन्यू, दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे कैरेक्टराइज्ड होता है ये, पहला क्या देखने को मिलता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में, कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम एंगर, बहुत ज्यादा एंगर देखने को मिलता है, और क्या देखने को मिलता है, वर्बल एंड फिजिकल एग्रेशन,
तो क्या क्या है ये? इमोशनल एक्सप्रेशन और रेगुलेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर है, जिसमें बहुत ज्यादा पेशेंट एंगर होता है, एंगर शो करता है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, और वर्बल और फिजिकल एग्रेशन शो करता है, यानी कि वर्बल लैंग्वेज से गालियां देता है या फिर क्या करता है किसी को मार देगा, कूट देगा, इस टाइप का फिजिकल एग्रेशन इसमें शो करेगा। ठीक है, तो ये इसको क्या कहा जाता है? कैटेस्ट्रोफिक रिएक्शन देखने को मिलता है किसमें? अर्ली स्टेज में। नेक्स्ट अगर मैं क्लिनिकल फीचर की बात करूं कैटेस्ट्रोफिक रिएक्शन के बाद, तो नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर है, नेक्स्ट है रिसेंट मेमोरी लॉस। रिसेंट मेमोरी लॉस। ठीक है, कौन सी मेमोरी लॉस देखने को मिलती है अर्ली स्टेज में? बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंट मेमोरी का लॉस होता है अर्ली स्टेज में डिमेंशिया के क्लिनिकल फीचर्स के, है ना। तो जो अर्ली स्टेज होती है डिमेंशिया की, उस स्टेज में कौन सी मेमोरी का लॉस होता है? उसमें होता है रिसेंट मेमोरी का लॉस। ठीक है, तो रिसेंट मेमोरी लॉस होता है। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा कि कौन सा क्वेश्चन? विच क्वेश्चन आस्क्ड बाय नर्स, which question asked by nurse to confirm recent memory loss, recent memory loss। कौन सा प्रश्न पूछेगी नर्स कंफर्म करने के लिए रिसेंट मेमोरी लॉस को? तो नर्स क्या कर सकती है? नर्स क्या पूछ सकती है? नर्स आस्क अबाउट डू यू ईट ब्रेकफास्ट, है ना। तो रिसेंट मेमोरी क्या होती है? कुछ आवर्स की जो मेमोरी है रिसेंट मेमोरी, है ना। अभी करंट जो मेमोरी है, अभी मैं आपसे कुछ कह रहा हूं वापस पूछूं, वो इमीडिएट मेमोरी होती है, फ्यू सेकेंड्स की। ठीक है, या कुछ बिल्कुल कुछ 1 मिनट की, है ना। तो कुछ 1 मिनट के फ्यू सेकंड्स की जो होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इमीडिएट। सुबह कुछ आवर्स की रिसेंट। और रिमोट मेमोरी क्या होती है? जो मंथ में, वीक्स में या मंथ में या फिर ईयर्स में जिसकी बात होती है उसको क्या कहते हैं? रिमोट मेमोरी अपने उसको कहते हैं, है ना। तो हम क्या पूछ रहे हैं? रिसेंट मेमोरी के लिए पूछ रहे हैं, तो हम पूछ लेंगे उससे कि क्या आपने ब्रेकफास्ट किया था, है ना। तो ये हम पूछ सकते हैं किसके लिए? रिसेंट मेमोरी लॉस को कंफर्म करने के लिए। तो ये था किसके बारे में? अर्ली स्टेज के बारे में। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टेज की, तो जो नेक्स्ट स्टेज होगी, नेक्स्ट स्टेज में लिखना मिडिल स्टेज। तो नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर किसके हैं? मिडिल स्टेज के। मिडिल स्टेज, मिडिल स्टेज की अगर बात करूं मैं, तो सबसे पहले इसमें क्या होगा? सबसे पहले ड्यूरेशन की बात होगी, ड्यूरेशन। और ड्यूरेशन कब से कब तक है? 2 से लेकर 12 साल तक, 2 to 12 ईयर्स इसकी ड्यूरेशन होती है किसकी? मिडिल स्टेज की। और मिडिल स्टेज में पहला जो क्लिनिकल फीचर देखने को मिलता है वो कौन सा देखने को मिलता है? प्रोग्रेसिव इंपेयरमेंट ऑफ मेमोरी। सबसे पहले क्या होता है इसमें? प्रोग्रेसिव इंपेयरमेंट ऑफ मेमोरी। जो मेमोरी है यानी भूलने लग जाता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है? इंपेयरमेंट शुरू हो जाता है। तो मेमोरी में क्या होने लगता है? इसकी इंपेयरमेंट, कुछ चीजें याद नहीं आ रही है, कुछ तुरंत भूल गया, है ना। तो प्रोग्रेसिव, वो क्या होता है? प्रोग्रेसिव मैनर में होने लगता है। कैसा प्रोग्रेसिव? मतलब वो बढ़ता चला जा रहा है ना। आज इतना था, अब क्या हो गया? अब और ज्यादा भूलने लग गया, अब और ज्यादा भूलने लग गया, अब और ज्यादा भूलने लग गया। तो इस तरह का इंपेयरमेंट होने लग गया है किसमें? मेमोरी में, है ना। तो मेमोरी में कैसा इंपेयरमेंट होने लग गया? प्रोग्रेसिव इंपेयरमेंट होने लग गया है किसमें? मेमोरी में। उसके अलावा क्या देखने को मिलता है इसमें? इमीडिएट मेमोरी लॉस हो जाती है ना। उसमें कौन सी लॉस हो रही थी? रिसेंट हो रही थी। इसमें कौन सी होती है? इमीडिएट मेमोरी लॉस। इमीडिएट मेमोरी लॉस। इमीडिएट मेमोरी क्या होगी? तुरंत फ्यू सेकंड्स की जो मेमोरी होती है उसको क्या कहा जाता है? इमीडिएट मेमोरी कहा जाता है। तो वो मेमोरी क्या हो जाएगी? लॉस। और इमीडिएट मेमोरी लॉस कौन सी स्टेज में? वो मिडिल स्टेज में देखने को मिलता है। कौन सी स्टेज में देखने को मिलता है? मिडिल स्टेज में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा क्या हो जाता है? सोशल आइसोलेशन हो जाता है। पेशेंट क्या हो जाता है? सोशल आइसोलेटेड रहता है। तो सोशली आइसोलेटेड रहता है, सोशल आइसोलेशन देखने को मिलता है इसके अलावा। ठीक है, पेशेंट सोशली क्या रहने लगता है? आइसोलेटेड रहने लगता है। उसके अलावा क्या देखने को मिलता है? सोशल आइसोलेशन के लिए लर्निंग डेफिसिट, याद करने में प्रॉब्लम हो रही है। लर्निंग डेफिसिट, चीजें याद नहीं आ रही है उसको। ठीक है, चीजें याद नहीं आ रही है, लर्निंग डेफिसिट उसमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट क्या हो जाता है? हेजिटेशन टू गिव
रिस्पॉन्स टू अदर्स, दूसरे को कोई रिस्पॉन्स देने में कैसा महसूस करेगा, हेजिटेटेड महसूस करेगा। कैसा महसूस करेगा, हेजिटेशन होगी उसको। अगर किसी को कोई रिस्पॉन्स, किसी ने कुछ पूछ लिया, उसको रिस्पॉन्स देना है, तो तब वो क्या करेगा, हेजिटेशन महसूस करेगा उस रिस्पॉन्स देने में, है ना। ये किस में देखने को मिल रहा है, मिडिल स्टेज में। अर्ली स्टेज में क्या हो रहा था, कोई टास्क परफॉर्म करने में हेजिटेशन हो रही थी, अब कुछ बताने में भी क्या हो रहा है, उसको हेजिटेशन महसूस हो रही है, ठीक है। और अगर क्लिनिकल फीचर की बात करें, नेक्स्ट है एमलेस वंडरिंग देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, एमलेस वंडरिंग। एमलेस वंडरिंग देखने को मिलती है किसमें, मिडिल स्टेज में। एमलेस वंडरिंग, है ना, एमलेस वंडरिंग देखने को मिलती है। एमलेस वंडरिंग क्या हुआ, बिना पर्पस के घूमना, है ना, बिना पर्पस, कोई पर्पस नहीं है, बिना पर्पस के अगर घूम रहा है, बिना पर्पस के, बिना उद्देश्य के, क्या लिखेंगे इसको, बिना उद्देश्य के अगर क्या रहा है, घूम रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, एमलेस वंडरिंग। एमलेस वंडरिंग क्या हुआ, बिना मतलब के पेशेंट क्या हुआ, अपने कमरे से निकला, अपने रूम से निकला और सड़कों पे घूम रहा है। क्यों घूम रहा है, क्या लेने गया था, कुछ नहीं लेने गया था, ऐसे ही घूम रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, उस कंडीशन को कहेंगे एमलेस वंडरिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमलेस वंडरिंग कौन सी स्टेज में देखने को मिलता है, मिडिल स्टेज में देखने को मिलता है। क्या होता है कि पेशेंट विदाउट पर्पस कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, बिना किसी पर्पस के, उसको क्या कह रहे हैं, एमलेस वंडरिंग कह रहे हैं। तो बिना उद्देश्य के, बिना पर्पस के अगर वो कहीं घूम रहा है, ऐसी कुछ लेने नहीं गया लेकिन मार्केट चला गया, तो वो क्या है, एमलेस वंडरिंग है ना, सड़कों पे घूम रहा है, दिन हो रही है, वो क्या है, एमलेस वंडरिंग है। तो एमलेस वंडरिंग देखने को मिलता है किसमें, मिडिल स्टेज में। उसके अलावा नेक्स्ट अगर बात करें तो कन्फेबुलेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है, कन्फेबुलेशन। कन्फेबुलेशन, कन्फेबुलेशन क्या होता है, क्या होता है कन्फेबुलेशन, तो कन्फेबुलेशन की अगर मैं बात करूं तो कन्फेबुलेशन का मतलब है कि क्या होना, फिल करना गैप मेमोरी का, है ना। क्या होता है, पेशेंट फिल द गैप ऑफ memory, patient fill the gap of memory with imaginated या फिर false ideas और stories। कन्फेबुलेशन, कन्फेबुलेशन का क्या मतलब है, पेशेंट फिल कर रहा है गैप मेमोरी के, यानी कि उसको कुछ याद कर रहा है, कुछ वो मेमोराइज कर रहा है, कुछ याद कर रहा है, लेकिन उसको बीच में कुछ चीजें याद नहीं आ रही है। मान लो ये पेशेंट कहीं गया था, वहां इसने लड़ाई की, वहां इसने मार खाई और ये वापिस आ गया, ठीक है, ये वापिस आ गया, इसको ये तो याद है कि मैं वहां गया था, ये भी इसको याद है मैं वहां से आया था, लेकिन जो मार खाई वो भूल गया हो, ठीक है। तो ये एग्जांपल एक तरह से, ठीक है। तो अगर वो भूल गया तो उस गैप को वो किसी फॉल्स स्टोरी से या इमेजिनेटेड कुछ इमेजिन कर लेगा और वहां पे उसको भर लेगा, ठीक है। जो उसको याद नहीं आएगा उसको अपनी मर्जी से कुछ भी बता देगा वहां पर, तो उस कंडीशन को कहते हैं कन्फेबुलेशन। और कन्फेबुलेशन देखने को कौन सी स्टेज में मिल रहा है, मिडिल स्टेज में मिल रहा है, किसकी, डिमेंशिया की, है ना। तो कन्फेबुलेशन देखने को मिलता है, यानी कि जो पेशेंट फिल कर देता है गैप मेमोरी के, जो भूल रहा है जो चीजें, उनको फिल करता है किससे, इमेजिनेटेड या फॉल्स आइडियाज या स्टोरीज की मदद से। तो इसको क्या कहते हैं, ये था किसके बारे में, मिडिल स्टेज। और एक और क्लिनिकल फीचर मिडिल स्टेज में सनडाउनिंग देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, सनडाउनिंग सिंड्रोम, यहां भी देखने को मिलता है सनडाउनिंग सिंड्रोम। सनडाउनिंग सिंड्रोम आपको पता ही है कि क्या होता है, इवनिंग टाइम पे, यानी जब सनसेट हो जाता है, सूर्यास्त हो जाता है, इवनिंग और नाइट टाइम पे पेशेंट में क्या होता है, एजिटेशन हो जाती है, बढ़ जाते हैं, एजिटेशन इंक्रीज हो जाती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन होता है और कंफ्यूजन बढ़ जाता है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, सनडाउनिंग सिंड्रोम। डिलीरियम में भी देखने को मिलता है और मिडिल स्टेज ऑफ डिमेंशिया में भी देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद नेक्स्ट अगर क्लिनिकल फीचर की बात करें तो नेक्स्ट कौन सी स्टेज है हमारी, नेक्स्ट जो स्टेज है वो है लेट स्टेज। नेक्स्ट कौन सी स्टेज है, वो है लेट स्टेज। तो नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर किसके, लेट स्टेज। और सबसे पहले बात हम वही करेंगे किसकी, ड्यूरेशन की। तो लेट स्टेज की जो ड्यूरेशन होगी, लेट स्टेज की ड्यूरेशन 2 ईयर से लेकर के लाइफ लॉन्ग। तो लाइफ लॉन्ग यानी कि लेट स्टेज की अगर हम ड्यूरेशन बोले तो क्या कहते हैं, लेट स्टेज की ड्यूरेशन क्या होती है, लाइफ लॉन्ग होती है, जो लाइफ लॉन्ग चलती है ना।
तो 2 साल के बाद से तो स्टार्ट हो गया प्रोग्रेसिव, उसके बाद लाइफ लॉन्ग तक जो ड्यूरेशन चल रही है वो कौन सी है, वो है लेट स्टेज की ड्यूरेशन है ना। उसके बाद इसके जो क्लिनिकल फीचर है, इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, पेशेंट क्या कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट पास यूरिन एंड स्टूल इन क्लोथ्स, ठीक है। तो लैक ऑफ हाइजीन हमने बात करी थी, डिमेंशिया में देखने को मिल रहा है। तो क्या हो रहा है इसमें, फाइनल स्टेज में इतना इंपेयरमेंट हो गया है कि पेशेंट को कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। पेशेंट क्या कर दे रहा है, पास कर दे रहा है यूरिन और स्टूल अपने कपड़ों में, है ना। तो ये पूछा जाता है कि ये किस स्टेज में देखने को मिलता है, ये लेट स्टेज में देखने को मिलता है कि जब पेशेंट अपने ही कपड़ों में यूरिन और स्टूल पास करने लग गया कि इंपेयरमेंट उसका इतना बढ़ चुका है, इतना आईक्यू उसका कम हो चुका है, ठीक है। और क्या देखने को मिलता है इसमें देखने को मिलता है, सेकंड है एमनीसिया। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर क्या है, एमनीसिया। एमनीसिया क्या है, एमनीसिया क्या होता है, मेमोरी लॉस होना, है ना, पार्शियल या फिर कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी। पार्शियल या कंप्लीट लॉस हो रहा हो किसका, मेमोरी का, तो उस टर्म को अपने क्या कहते हैं, एमनीसिया कहते हैं ना। तो उस टर्म को क्या कहते हैं हम, एमनीसिया उसको कहा जाता है, ठीक है। तो एमनीसिया अगर हो गया हो किसी को तो उसकी जो मेमोरी हो या तो पार्शियल या कंप्लीट क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, उसको क्या कहेंगे हम, एमनीसिया। किस में देखने को मिलेगा, लेट स्टेज में देखने को मिलेगा डिमेंशिया के, ठीक है। अगर आपसे पूछे व्हाट क्वेश्चन आस्क, विच क्वेश्चन आस्क बाय नर्स टू कंफर्म मेमोरी इंपेयरमेंट, है ना। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, विच क्वेश्चन आस्क बाय नर्स टू कंफर्म इंपेयरमेंट ऑफ मेमोरी। कौन सा प्रश्न पूछेगी नर्स इंपेयरमेंट ऑफ मेमोरी को कंफर्म करने के लिए, ठीक है। तो नर्स क्या पूछेगी, नर्स पूछेगी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आस्क अबाउट इंट्रोडक्शन, किसके बारे में पूछेगी, आस्क अबाउट इंट्रोडक्शन के बारे में पूछेगी नर्स, है ना। इंट्रोडक्शन के बारे में पूछेगी तो इसमें पेशेंट अपने बारे में काफी कुछ बताएगा, तो उससे हम इमीडिएट, रिसेंट और रिमोट तीनों जो मेमोरी है उनको क्या कर सकते हैं, उनको असेस कर सकते हैं ना। तो हम क्या पूछेंगे, कौन सा अगर पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा क्वेश्चन नर्स पूछेगी कंफर्म करने के लिए इंपेयरमेंट ऑफ मेमोरी का, कि मेमोरी में इंपेयरमेंट हुआ है, उसको अगर कंफर्म करना है तो क्या पूछेगी, आस्क इंट्रोडक्शन पूछेगी, क्या पूछेगी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। उससे उसकी काफी मेमोरी, जो सारी मेमोरी है, इमीडिएट भी हो सकती है, रिसेंट भी आ सकती है और रिमोट भी सारी कवर हो जाएगी। तो उसमें अपने तीनों मेमोरी को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि विच क्वेश्चन आस्क बाय नर्स, है ना, टू कंफर्म रिमोट मेमोरी, विच क्वेश्चन asked by nurse to assess रिमोट मेमोरी। रिमोट मेमोरी के बारे में अगर असेस करना है तो क्या नर्स क्या पूछेगी, नर्स आस्क अबाउट डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछेगी, है ना, कि जन्म की तारीख बताओ। अगर बता देगा तो इसका मतलब सही बता रहा है, तो क्या है, उसकी जो रिमोट मेमोरी है वो क्या है, सही है। तो रिमोट मेमोरी अगर असेस करनी है तो नर्स क्या पूछेगी, नर्स पूछेगी डेट ऑफ बर्थ के बारे में, ठीक है। तो ये अपनी बात थी किसके बारे में, ये हम बात कर रही है, अभी लेट स्टेज अपनी चल रही है। और पहला क्लिनिकल फीचर क्या हमने देखा कि पेशेंट अपने कपड़ों में स्टूल यूरिन पास कर दे रहा है, और दूसरा क्या है, एमनीसिया। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर है एपरेक्सिया। नेक्स्ट क्या है, एपरेक्सिया। तो नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर है एपरेक्सिया, ठीक है। एपरेक्सिया क्या है, एपरेक्सिया क्या है, पेशेंट अनेबल टू परफॉर्म पर्पसफुल एक्टिविटीज, पेशेंट इज अनेबल टू परफॉर्म पर्पसफुल एक्टिविटीज, है ना, उसको क्या कहा जाता है, एपरेक्सिया।
एपरेक्सिया क्या है कि जिसमें पेशेंट अनेबल है परफॉर्म करने में पर्पसफुल एक्टिविटी, कोई पर्पसफुल एक्टिविटी वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है ना, तो उसको क्या कहा जाता है, एपरेक्सिया कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए, आपसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, पर्पसफुल एक्टिविटी मतलब वो टूथ ब्रश की जगह कंघी यूज कर रहा है, तो ये कोई पर्पसफुल एक्टिविटी नहीं, तो उसको क्या है, एपरेक्सिया। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, विच डिसऑर्डर ऑब्जर्व बाय नर्स when a patient asks for alcohol in railway ticket window, है ना, एपरेक्सिया। बी, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट डिसऑर्डर। सी, एमनीसिया या अफेजिया। क्या होगा, एक पेशेंट है, वो क्या है, कौन सा नर्स कौन सा डिसऑर्डर ऑब्जर्व करेगी अगर एक पेशेंट कहां पर, रेलवे टिकट कलेक्टिंग विंडो पे, रेलवे टिकट विंडो पे क्या मांग रहा है, अल्कोहल मांग रहा है ना, तो नर्स कौन सा डिसऑर्डर है वो क्या करेगी, ऑब्जर्व करेगी, है ना। तो कायदे से ठेके पे जाना चाहिए था अल्कोहल लेने, लेकिन वो कहाँ मांग रहा है, रेलवे की टिकट विंडो पे क्या मांग रहा है, अल्कोहल मांग रहा है, तो नर्स कौन सा डिसऑर्डर ऑब्जर्व करेगी, आप कहोगे एपरेक्सिया। ठीक है, तो इसका आंसर, अगर इसकी प्रायोरिटी वाइज बात करूं मैं, तो ये क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको जाएगी, बी, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट डिसऑर्डर। क्या कहा जाएगा इसको, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट डिसऑर्डर कहा जाएगा। अगर ये पेशेंट क्या है, रेलवे टिकट विंडो पे अल्कोहल मांग रहा है, तो पर्पसफुल एक्टिविटी नहीं है, तो कॉग्निटिव इंपेयरमेंट डिसऑर्डर फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी क्या होगी, एपरेक्सिया। सेकंड प्रायोरिटी क्या होगी, एपरेक्सिया। ठीक है, अगर कॉग्निटिव इंपेयरमेंट डिसऑर्डर ऑप्शन में नहीं हुआ तो आंसर क्या जाएगा, एपरेक्सिया, क्योंकि एपरेक्सिया भी क्या है, एक प्रकार का कॉग्निटिव इंपेयरमेंट डिसऑर्डर है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है इसकी, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट डिसऑर्डर, ये ऑप्शन में नहीं है, तो सेकंड प्रायोरिटी किसको देंगे अपने, एपरेक्सिया को। ठीक है, तो दो के लिए ये हो गया, 2 A's हो गए, एक तो एमनीसिया आ गया, एक क्या आ गया इसमें, एपरेक्सिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन अगर आएगा इसमें क्लिनिकल फीचर, नेक्स्ट है 3rd नंबर का, अफेजिया। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर क्या है, अफेजिया। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर है अफेजिया। अफेजिया क्या होता है, इसमें लिखना, पेशेंट unable to express and understand written and spoken languages, है ना। तो क्या होगा, पेशेंट अनेबल टू एक्सप्रेस रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेजेस। पेशेंट वो क्या होता है, ना तो एक्सप्रेस कर पाता है, ना समझ पाता है, लिखी हुई या वर्बली भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता, और कोई वर्बली कह रहा है उसको भी समझ नहीं पाता। ठीक है, लिख के बता भी नहीं पाता, और किसी ने लिखा है तो समझ भी नहीं पाता, उसको कहते हैं अफेजिया। उसको कहते हैं अफेजिया, जिसमें पेशेंट अनेबल टू एक्सप्रेस एंड अंडरस्टैंड रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेजेस। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, अफेजिया। तो अफेजिया भी देखने को मिलता है किसमें, डिमेंशिया में। उसके अलावा क्या देखने को मिलता है, अटैक्सिया। उसके अलावा क्या देखने को मिलता है, अटैक्सिया। ठीक है, क्या होता है नेक्स्ट, अटैक्सिया। अटैक्सिया किसको कहा जाता है, अटैक्सिया, पुअर कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स ड्यूरिंग मूवमेंट। जो मूवमेंट के दौरान कोई भी एक्टिविटी, कोई भी मूवमेंट कर रहा है, उस टाइम मसल्स अगर पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड वे में काम नहीं कर रही हैं, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, अटैक्सिया कहा जाता है। तो पुअर कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स ड्यूरिंग मूवमेंट।
ठीक है। तो मूवमेंट के टाइम पे मसल्स कोऑर्डिनेट होकर काम नहीं कर पा रही है, उनका कोऑर्डिनेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, उस टर्म को क्या कहा जाता है, अटैक्सिया कहा जाता है। और एक इसमें देखने को मिलता है लेट स्टेज ऑफ डिमेंशिया। उसके अलावा नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है, अटैक्सिया के अलावा नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर है एग्नोसिया। नेक्स्ट क्या है, एग्नोसिया। एग्नोसिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एग्नोसिया। एग्नोसिया क्या है, एग्नोसिया सेंसरी इंपेयरमेंट, इसको क्या कहा जाता है, ये है सेंसरी, एक प्रकार का सेंसरी इंपेयरमेंट है। सेंसरी इंपेयरमेंट है। सेंसरी इंपेयरमेंट मतलब जो चीजें हम सेंस ऑर्गन से परसीव कर सकते हैं उन चीजों में इंपेयरमेंट आ जाता है। इसमें क्या होता है, पेशेंट अनेबल टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट या पर्सन एसेट्रा बाय सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन्स की मदद से पेशेंट कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है ना, तो एग्नोसिया कहते हैं। विजुअल एग्नोसिया हो सकता है, ऑडिटरी एग्नोसिया हो सकता है, कुछ भी एग्नोसिया उसको हो सकता है। यानी कि अगर वो देखने से वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, सुनने में रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, कोई भी सेंसरी ऑर्गन से रिलेटेड उसको क्या आ रहा है, इंपेयरमेंट आ रहा है, जिसमें वो किसी ऑब्जेक्ट किसी चीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, उसको क्या कहा जाता है, एग्नोसिया कहा जाता है। पांचों सेंस से रिलेटेड भी इसको हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट देखने को मिलता है इसमें डीजाओ। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर है डीजाओ। डीजाओ क्या होता है, डीजाओ होता है पेशेंट इज फैमिलियर विद अनफैमिलियर, ठीक है। यानी कि फैमिलियर मतलब नोन, अनफैमिलियर का मतलब अननोन। क्या कहना चाह रहा है, पेशेंट इज फैमिलियर विद अनफैमिलियर, यानी कि फैमिलियर के साथ पेशेंट फैमिलियर हो रहा है, किसके साथ, अनफैमिलियर के साथ, है ना। तो यानी कि उससे अभी आप किसी से पहली बार मिले हो और आपको लगा है कि हम तो पहले भी मिल चुके हैं या पहले मिलते रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्या है, डीजाओ। उस कंडीशन को क्या कह रहे हैं, डीजाओ। यानी कि नोन फील कर रहा है, किसको, अननोन बंदे को देख के लग रहा है, उसे मिल के लग रहा है कि मैं इससे पहले मिल चुका हूं, तो उस टर्म को क्या कहते हैं, डीजाओ कहते हैं। दूसरा इसी से मिलता जुलता है, दूसरा है जेमिजू। दूसरा क्या है, जेमिजू। तो जेमिजू, JAMISVU, जेमिजू क्या होता है, जेमिजू होता है पेशेंट इज अनफैमिलियर विद फैमिलियर। उसका उल्टा क्या हो रहा है, पेशेंट अनफैमिलियर विद फैमिलियर, यानी कि जो अनफैमिलियर का क्या मतलब है, अननोन, अनफैमिलियर का मतलब है अननोन, और फैमिलियर का क्या मतलब है, नोन। तो पेशेंट को क्या लग रहा है, जिससे रोज मिल रहा है उससे आज मिलके उसे ऐसा लग रहा है कि आज तो इससे पहली बार मिला हूं, तो उसको क्या कहते हैं, जेमिजू, ठीक है, जेमिजू। तो पेशेंट क्या महसूस कर रहा है, अनफैमिलियर, यानी कि अननोन महसूस कर रहा है उस बंदे को जिसको वो जानता है, जिसके साथ वो फैमिलियर है, उसको आज वो अननोन महसूस कर रहा है, तो उसको कहते हैं जेमिजू। और पेशेंट किसी को जानता ही नहीं, पहली बार ही उसको मिला है, ठीक है, और उसको उसे महसूस हो रहा है कि वो क्या है, नोन है उसका या फैमिलियर है, पहले उसे मिल चुका है, तो उसको कहते हैं डीजावू। तो ये कंडीशन पाई जाती है किसमें, लेट स्टेज ऑफ डिप्रेशन में। इस तरह के क्लिनिकल फीचर पेशेंट में देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम डायग्नोस्टिक टेस्ट की या डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे किसकी, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। और डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में लिखेंगे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में वही आएगा। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन करने के लिए पहले हमें क्या चाहिए होगी, हिस्ट्री चाहिए होगी, साइकेट्रिक। तो हिस्ट्री को कलेक्ट करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। और क्या कर सकते हैं, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, MSE। और क्या कर सकते हैं, MMSE। क्या करेंगे, MMSE।
तो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, मिनी मेंटल स्टेटस हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के बारे में, क्योंकि ये किया जाता है किसमें, मिनी डिमेंशिया में, और किसमें भी, डिलीरियम में भी इसको कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये यूज करते हैं असेस करने के लिए कॉग्निटिव फंक्शन। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, एमएमएससी का क्या मतलब है, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। क्या यूज है इसका, यूज टू असेस, इसमें लिखना यूज टू असेस कॉग्निटिव फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल या फिर पेशेंट। जो पेशेंट है या इंडिविजुअल है उसके कॉग्निटिव फंक्शन को असेस करने के लिए हम जो कर रहे हैं, जो टेस्ट कर रहे हैं, उसको क्या कह रहे हैं, एग्जामिनेशन है, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कह रहे हैं। ठीक है, इसमें 5 कंपोनेंट्स आते हैं, इसमें 5 चीजें आती है, 5 चीजें आती है, इसमें 5 कंपोनेंट्स है, 5 कंपोनेंट्स है। ठीक है, 5 कंपोनेंट्स है। 5 कंपोनेंट्स का जो पहला कंपोनेंट्स होता है वो क्या होता है, ओरिएंटेशन। वो क्या होता है, ओरिएंटेशन। ठीक है, हम थोड़ा शॉर्ट में इसको पढ़ेंगे। ओरिएंटेशन होता है, ओरिएंटेशन कितने नंबर का होता है, 10 पॉइंट्स का होता है। 10 पॉइंट्स का क्या होता है, ओरिएंटेशन। दूसरा क्या होता है, लैंग्वेज। दूसरा क्या होता है, लैंग्वेज। लैंग्वेज 9 पॉइंट्स का। ठीक है, तीसरा क्या आता है इसमें, तीसरा आता है इसमें अटेंशन एंड कैलकुलेशन। अटेंशन एंड कैलकुलेशन, ये कितने नंबर का, ये 5 नंबर का। चौथा क्या आता है इसमें, रिकॉल। चौथा क्या आता है इसमें, रिकॉल, ये कितने, ये 3 नंबर का। पांचवा क्या आता है इसमें, रजिस्ट्रेशन। पांचवा क्या आता है, रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन कितने नंबर का, 3 नंबर का। टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 30। टोटल कितने होते हैं इसमें, 30 मार्क्स। ठीक है, तो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में टोटल कितने पॉइंट होते हैं, 30। ये 5 कंपोनेंट्स होते हैं, इनके पॉइंट्स इनके सामने लिखे हुए, टोटल 30 पॉइंट्स होते हैं। अगर बात करें इसके बारे में और डिटेल में बात करें एमएमएससी के, तो इससे जो हमारा जो रिलेटेड है, इसके जो क्या होते हैं, मिनिमम पॉइंट्स। ठीक है, इसमें अगर आपसे पूछे कि मिनिमम कितने पॉइंट्स होते हैं इसमें, तो जो इसमें मिनिमम पॉइंट्स होते हैं मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में, जो मिनिमम पॉइंट्स होते हैं, मिनिमम पॉइंट्स कितने, 5। मिनिमम पॉइंट्स कितने, 5। और जो मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं, मैक्सिमम पॉइंट्स, तो मैक्सिमम पॉइंट्स कितने होते हैं इसमें, 30, जो हम देख चुके हैं। ठीक है, तो अगर जो हमारा स्कोर एमएमएससी का अगर 24 से 30 आता है, तो ये पेशेंट क्या है, नॉर्मल है। तो ये क्या है, नॉर्मल है। तो 24 to 30 अगर एमएमएससी आ रहा है, स्कोर जो इतना आ रहा है, तो पेशेंट क्या है, नॉर्मल है। इसके अलावा अगर 20 से 24 आ रहा है, तो उसको क्या हुआ है, माइल्ड डिमेंशिया। माइल्ड डिमेंशिया, माइल्ड डिमेंशिया कहते हैं अगर क्या आ रहा है, 20 से 24 स्कोर आ रहा है। अगर ये स्कोर 13 से 19 के बीच में या इतना आ रहा है, तो इसको कहते हैं कौन सा, मॉडरेट डिमेंशिया। मॉडरेट डिमेंशिया। अगर स्कोर कितना आ रहा है, स्कोर 13 से 19 के बीच में आ रहा है, मॉडरेट डिमेंशिया। और अगर क्या है, 12 के इक्वल या फिर इससे कम है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सीवियर डिमेंशिया। उसको क्या कहा जाता है, सीवियर डिमेंशिया। तो सीवियर डिमेंशिया कहा जाता है। तो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन किया जाता है किसके लिए, ये किया जाता है डिमेंशिया में। तो ये हमने हिस्ट्री करेक्शन देखा, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। इस स्कोर के आधार पर हम बताएंगे कि कौन सा इसको क्या है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर इसको डिमेंशिया। उसके बाद अगर मैं आगे बात करना चाहूं, अगर आगे मैं कहना चाहूं और क्या डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन कह सकते हैं, तो और एक डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन कहते हैं जिसको कहते हैं क्लॉक ड्राइंग टेस्ट, जिसका नाम क्या है, क्लॉक ड्राइंग टेस्ट। नाम से ही पता चल रहा है, क्लॉक ड्राइंग टेस्ट। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या, क्लॉक ड्राइंग टेस्ट। किसमें किया जाता है, डिमेंशिया में किया जाता है। क्या कहा जाता है, पेशेंट को कहा जाता है कि घड़ी का चित्र बनाना है उसने। क्या बनाना है उसने, घड़ी का चित्र बनाना है। और किसके साथ बनाना है, नंबर के साथ बनाना है। नंबर के साथ बनाना है घड़ी का चित्र। अगर वो बना देता है अच्छे से, तो उसको उसके जितना अच्छे से वो बनाता है उसके आधार पे हम क्या देते हैं, उसे नंबर देते हैं। उसके आधार पे उसके देखते हैं कि कितने कॉग्निटिव फंक्शन उसके इम्पेयर हैं या नहीं है। तो क्या किया जाता है, क्लॉक ड्राइंग टेस्ट किया जाता है। ये किसमें किया जाता है, ये डिमेंशिया में इसको परफॉर्म किया जाता है।
नेक्स्ट जो नेक्स्ट हमारा अब रहता है इसमें, नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप, नेक्स्ट आएगा हमारा मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट में पहला जो हम मैनेजमेंट करेंगे वही करेंगे सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट, हम इसमें पहले परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आएगा इसमें, नेक्स्ट आएगा इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, ठीक है, नेक्स्ट क्या है मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट में क्या आएगा इसका, जो मैनेजमेंट होगा पहला सिम्प्टोमेटिक, सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट। सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट मतलब हमने देखा था कि वही कॉज जो किसके थे, डिलीरियम के थे, उनके अगर ड्यूरेशन 6 मंथ है उससे ज्यादा हो रहा है तो उसको क्या हो सकता है, डिमेंशिया हो सकता है। अगर हाइपरपैरेक्सिया हो तो हम पैरासिटामोल देंगे। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया तो हम डेक्सट्रोज, आईवी डेक्सट्रोज देंगे। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो तो इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करेंगे। तो हम सिम्प्टोमेटिक इसमें मैनेजमेंट इसमें पहले करेंगे। दूसरा क्या रखेंगे, ऑलवेज कॉल पेशेंट बाय हिज और हर नेम, है ना, ऑलवेज कॉल्ड पेशेंट, always call to patient by name, by name, हमेशा पेशेंट को उसके नाम से बुलाएंगे। क्यों क्यों बुलाएंगे नाम से, टू मेंटेन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मेंटेन, उसे पता रहे, आइडेंटिटी उसकी मेंटेन रहे, उसे अपने बारे में पता रहे, इसलिए हमेशा नाम से बुलाएंगे, है ना। तो हमेशा पेशेंट को किससे बुलाएंगे, हम उसके नाम से बुलाएंगे, क्योंकि इसमें कॉग्निटिव इंपेयरमेंट हो रहा है, बार बार वो हर चीजें भूल जा रहा है, फॉरगेटफुलनेस हो रही है, मेमोरी इंपेयर हो रही है। तो हम बार बार उससे उसकी आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए जब भी बुलाएंगे पेशेंट को क्या बुलाएंगे, उसके नाम से बुलाएंगे। ठीक है, तो कहीं पता चल रहा हो अपना नाम ही भूल गए एक दिन, है ना, तो एक दिन पता चल रहा हो नाम ही भूल गया, हमने उसे नाम ही से नहीं बुलाया बरसों से और वो अपना नाम ही भूल गया। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, उसकी आइडेंटिटी मेंटेन रहनी चाहिए, उसे पता रहना चाहिए कि मैं कौन हूं, है ना। तो उसके बारे में एक तो हमारा पॉइंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लिखना चेंज, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना चेंज डेली चेंज डेट्स इन कैलेंडर ऑफ पेशेंट्स यूनिट। ठीक है, पेशेंट्स यूनिट का जो कैलेंडर हो उसमें डेली क्या करनी है, डेट चेंज करनी, ताकि पेशेंट को पता चले आज 11 तारीख, आज 12 तारीख है, तो क्या हो रहा है उसमें मेमोरी इंपेयर हो रही है, हर चीज भूल जा रहा है, तो उसको क्या हो, डेट पता रहे। एक तो हम उसे नाम से बुला रहे हैं, उसकी आइडेंटिटी मेंटेन करने के लिए डेट डेली उसके कैलेंडर में, जो यूनिट में कैलेंडर उसमें चेंज कर दे रहे हैं, ताकि पेशेंट को पता चले कि आज कौन सी तारीख है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है प्रोवाइड फैमिली एल्बम, provide family album to recall his memory, recall his memory, देंगे उसको फैमिली एल्बम देंगे ताकि वो अपनी मेमोरी को रिकॉल कर सके, याद कर सके। तो उसको क्या दे देंगे, फैमिली एल्बम दे देंगे, उसमें उसके फैमिली मेंबर की फोटो होंगे, जो भी उसकी फैमिली में होंगे, जहां वो कभी गया होगा या कभी शादी में गया होगा, कहीं भी गया होगा, उस तरह की एल्बम। तो क्या उसको क्या हो सकता है, उसे रिकॉल हो सकता है, उसको चीजें याद आ सकती है, जो चीजें भूल गया वो भी उसको रिकॉल कर सकता है। तो इस प्रयास के लिए हम उसको क्या देंगे, फैमिली एल्बम देंगे, कि ताकि उसको क्या आ जाए, कुछ तो याद आ जाए उसको। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे हम, प्रोवाइड रिस्ट आईडी बैंड टू पेशेंट। पेशेंट को क्या देंगे, पेशेंट को क्या देंगे, प्रोवाइड करेंगे, या फिर क्या कर लिख सकते हैं इसको, यूज करेंगे पेशेंट में रिस्ट आईडी बैंड। रिस्ट आईडी बैंड, रिस्ट क्या होगा, उसको एक बैंड, रिस्ट बैंड बांध देंगे उसको, जिसपे क्या लिखा कि डिमेंशिया का पेशेंट है, जिसको डिनोट करता हो, ताकि अगर वो कहीं घूम जाए, कहीं उसको क्या हो रहा है, एमलेस वंडरिंग हो रही है, ऐसी घूमना, ताकि लोग उसे क्या कर सके, फोन कर सके घर पे। उस पर क्या हो सकता है, नंबर लिखा होगा तो उस पर क्या कर ले, वो फोन कर ले कि ये पेशेंट खो गया है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, रिस्ट आईडी बैंड पेशेंट में यूज करेंगे, है ना, जैसे हीमोफिलिक में भी करते हैं, इसमें भी क्या करेंगे हम, रिस्ट आईडी बैंड पेशेंट में यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे पर्सनल हाइजीन, मेंटेन करेंगे पेशेंट की, मेंटेन पर्सनल हाइजीन।
पर्सनल हाइजीन मेंटेन करेंगे। स्टूल क्या हो गया, स्टूल और यूरिन कपड़ों में ही पास कर दे रहा है, तो पर्सनल हाइजीन भी इसकी हम मेंटेन करके रखेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे बैलेंस डाइट। इस पेशेंट को प्रोवाइड बैलेंस डाइट। इस पेशेंट को क्या दी जाएगी, एक बैलेंस डाइट हम अपने इसको प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा लॉक करेंगे डोर, लॉक डोर एट डे टाइम because of aimless wandering। एमलेस वंडरिंग है उसे, है ना, बिना पर्पस क्यों सड़कों पे घूम रहा है, बिना पर्पस क्यों घूम रहा है बाहर, तो एमलेस वंडरिंग है। तो उसके देखने के लिए हम दिन में क्या कर देंगे, उसके यहाँ का दरवाजा बंद करके रखेंगे ताकि वो बाहर ना घूमे बिना किसी मतलब के, है ना। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, लॉक कर रहे हैं डोर को। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो असिस्ट करेंगे पेशेंट को जब वो परफॉर्म कर रहा हो कोई भी रूटीन एक्टिविटी, है ना। तो नेक्स्ट है असिस्ट पेशेंट ड्यूरिंग रूटीन एक्टिविटीज टू प्रिवेंट इंजरी। इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए, इंजरी से बचाने के लिए हम पेशेंट को असिस्ट करेंगे जब वो क्या कर रहा हो, कोई भी रूटीन एक्टिविटी दिन में परफॉर्म करो, कभी भी परफॉर्म करो तो हम असिस्ट करेंगे, उसे हेल्प कर देंगे उसकी, ताकि कोई उसको इंजरी ना हो सके, ठीक है। उसके बाद अगर एक क्वेश्चन की मैं बात करूं, लास्ट एक क्वेश्चन के साथ छोड़ के जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन डिमेंशिया। डिमेंशिया में सबसे कॉमन कॉज क्या है डेथ का। अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप आंसर बताना एस्पिरेशन। एस्पिरेशन की वजह से सबसे ज्यादा डेथ देखने को मिलती है किसमें, डिमेंशिया में। तो डिमेंशिया में सबसे कॉमन कॉज क्या है डेथ का, तो वो है एस्पिरेशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये था कंप्लीट किसके बारे में, डिमेंशिया के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिलीरियम हुआ चाहे डिमेंशिया हुआ। नेक्स्ट हम टॉपिक लेंगे अल्कोहलिज्म, उसके साथ मिलेंगे आपको कल। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।